नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल SMITI जोन में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चूँकि ये जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है अरिहंत प्रकाशन के बुक, जिसके राइटर AK मित्तल है, और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं ये अरिहंत प्रकाशन का जो बुक है इसके सारे ऑब्जेक्टिव को करा दूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण होते हैं। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब हम पहले जान लें कि परमाणु में 3 प्रकार के कण कौन कौन से पाए जाते हैं। आपको ये पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रह के रूप में चक्कर काटता है। तो जाहिर सी बात है कि परमाणु के मौलिक कण, यानी ये परमाणु जो बना होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ही मिल करके बना होगा। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को E से। तो इसका ऑप्शन B होगा। अब हम इसके और भी पार्टों के बारे में जान लें। और भी पार्ट मतलब कि ये प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है। ये प्रोटॉन पे आवेश जान लें, प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश जान लें कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी हम लोग जान लें कि आखिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो भी होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। अब फिर हम न्यूट्रॉन पे आवेश जाने तो न्यूट्रॉन पे आवेश उदासीन होता है न्यूट्रॉन, और इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। अब साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि आखिर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। हम लोग ये भी जाने कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जाने, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, इतने बात इससे रिलेटेड बता दिए। अब हम आगे की क्वेश्चन चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक तांबा का अणु है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताना है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि तांबा को Cu से सूचित करते हैं। ठीक है, रासायनिक इसको भाषा में Cu से सूचित करते हैं। और देखिए, एक तांबा में देखिए एक परमाणु संख्या होगा जिसको Z से डिनोट करते हैं, और एक परमाणु भार होता है जिसको A से डिनोट करते हैं। और आपको ये भी पता है कि तांबा का जो होता है परमाणु संख्या वो होता है 29। क्लियर है।
अब देखिए परमाणु संख्या होता है 29। अब हम लोग ये जाने कि आखिर ये परमाणु संख्या बराबर क्या होता है। तो देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है Z = E = P, यानी परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। तो आपको पता है कि जब इसकी परमाणु संख्या आपको पता है तो जाहिर सी बात है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 होगा। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो मेरा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विद्युतीय आवेश की मात्रक Q ज्ञात करने का क्या सूत्र है। विद्युतीय आवेश की मात्रक Q ज्ञात करने के सूत्र क्या है, हम इसको जानिए। देखिए विद्युतीय आवेश का मात्रक Q, यानी विद्युतीय आवेश को यहाँ Q से सूचित किया गया है। और आपको पता है कि विद्युतीय आवेश बराबर, आप ये जानते हैं आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर धारा गुना समय। धारा गुना समय होता है। अब देखिए और आवेश को आपको पता है कि Q से डिनोट करते हैं और धारा को I से और समय को T से। क्लियर। अब देखिए अब आपको ये पता है कि ये Q को जो है Q का मात्रक कूलम्ब होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है। देखिए ये कूलम्ब जो है एम्पियर और सेकेंड का प्रोडक्ट होगा। तो अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन कर रहा था कि Q ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा, तो Q = देखिए करेंट गुना टाइम हो जाएगा। अब आगे जो चौथे नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग चलते हैं कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है एक डैश। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है। अब 1 एम्पियर का धारा अभी जस्ट बताएं कि 1 एम्पियर का धारा और 1 सेकेंड तक अगर प्रवाहित हो रहा हो तो आप इसी को तो अभी जस्ट बोले थे, क्या बोले थे, 1 कूलम्ब बोले थे कि नहीं। आवेश बराबर धारा गुना समय, तो इसी को हम बोल दिए 1 कूलम्ब। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1 कूलम्ब होगा। ठीक है। अब चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश की मात्रा की SI इकाई क्या है। देखिए यह विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का मात्रा पूछ रहा है किसमें, SI में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसका इकाई होता है आवेश का, आपको पता है अभी जस्ट तुरंत बताएं, कूलम्ब होता है। जबकि यहाँ पे एम्पियर जो है विद्युत धारा का होगा, वोल्ट क्या होगा, विभव का होगा, वाट आवर क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है। देखिए जब विद्युत धारा कह रहा है पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है तो यानी कहीं भी यहाँ पे एक वस्तु होगा। ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है।
ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये छठा नंबर का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, पृथ्वी की ओर जा रहा है, अर्थ की ओर। अब धारा अगर वस्तु से, देखिए एरो सिंबल है, अगर ये वस्तु से अर्थ की ओर जाए, कब करंट ये इधर फ्लो हो रहा है, तब इस समय विभव होगा प्लस में। और जब यही पृथ्वी से वस्तु की ओर आएगा, तब मेरा क्या होगा, विभव निगेटिव में होगा। आप याद रखिएगा कि जब पृथ्वी से वस्तु की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, तब उस समय विभव प्लस में होगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं पूछ रहा है। धारा स्थापित करने के लिए जो हमको न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होगा, न्यूनतम की बात पूछ रही, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। तो देखिए धारा प्रवाहित के लिए हमको न्यूनतम आवश्यकता क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए एक आप कंडक्टर ले लीजिए, एक चालक ले लीजिए, ठीक है, और कोई भी एक स्रोत, मान लीजिए हम बैटरी ले लिए, तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा? आप कहेंगे हाँ। तो कम से कम यदि हम एक बैटरी और एक हमको चालक मिल जाए तो शायद धारा प्रवाहित होने लगेगा न्यूनतम में। अधिकतम में तो बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन न्यूनतम में हमको अगर एक वोल्टेज स्रोत और चालक मिल जाए तो धारा प्रवाहित होने लगेगा। इसलिए 7 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वें की ओर चलिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, तब करंट किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए जब कोई भी धारा कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट से, मान लीजिए यहाँ पे यह है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या लेते हैं, H2SO4 भी लेते हैं, NaCl भी लेते हैं। तो जब हम इसमें एक तांबा और जस्ते का रॉड लिए हैं, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयनों में विभक्त हो जाता है। तो जो ये आयन में विभक्त होता है, तो ये विद्युत धारा के कैसे प्रभाव को दर्शाता है, तो ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। देखिए विद्युत धारा के उपस्थिति का आभास होता है, हम आपको बता भी चुके हैं। ना तो हम विद्युत धारा को देख सकते हैं, बल्कि हम इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। तो हमको उत्पन्न प्रभाव से विद्युत धारा का उपस्थिति का आभास उसके उत्पन्न प्रभाव से होता है। चमकने से भी ना होगा, ना विद्युत झटके से, ना चटकने की ध्वनि से, सिर्फ उसके हम उत्पन्न प्रभाव को अनुभव करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन चलिए। 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। देखिए धारा के बहुत सारा प्रभाव होते हैं, लेकिन इसमें से कह रहा है कि 3 प्रमुख कौन कौन सा प्रभाव होगा। आपको पता है
कि ये ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, एक विद्युत झटका प्रभाव, ये तो होता नहीं है। दूसरे नंबर ऑप्शन में देखिए चुंबकीय प्रकाश उत्पन्न करना, ये भी होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। चलिए, प्रभाव के अंतर्गत तो आएगा फिर ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, ये सब उसके प्रभाव हैं विद्युत धारा के, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अब चलिए हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ कार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं डैश के रूप में संपन्न होती है। देखिए, जितना भी आपका ओ कार्बनिक होगा, सॉरी यहाँ ओ कार्बनिक नहीं ऑर्गेनिक है, तो यहाँ गलती से यहाँ कार्बनिक होना चाहिए। जितना भी इसमें रासायनिक क्रिया होता है, आप अधिकांशतः देखे होंगे कि वो आयन में होता है। कैसे? आप मान लीजिए कोई भी चीज़ NaCl का आप घोल ले रहे हैं, तो ये Na देखते होंगे, जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये Na+ और Cl- में आपका टूट जाता है ना। तो ये देखिए, ये प्लस और माइनस में ही टूटना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसीलिए ये मेरा ये आयनीकरण हो गया, आयन में विभक्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे की ओर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है, तो इस प्रभाव को डैश कहते हैं। देखिए, जब धारा एक चालक से, कोई भी एक चालक है, ये चालक, इसमें आपने धारा को प्रवाहित किया, प्रवाहित कर दिए। जब आप प्रवाहित कर दिए और ये क्या हो गया, गर्म हो गया, ये चालक गर्म हो गया। तो जब ये चालक गर्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि गर्म होना क्या कहलाता है, उसके तापीय प्रभाव को कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्पाइरल वाउंड कुंडली में, स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा बहती है तो वह किस प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, स्पाइरल वाउंड कुंडली है, देखिए ये है स्पाइरल। तो इस प्रकार के जब कुंडली में विद्युत धारा बहेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुंडली के चारों ओर क्या बना देगा, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। यहाँ इसके चारों ओर एक एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो हम इसको कहेंगे चुंबकीय प्रभाव को। नेक्स्ट है, देखिए 14 नंबर में है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऊष्मीय, एक आपको दिया हुआ है सूची 1 है, फिर सूची 2 है। ये प्रभाव है कि ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत क्या आएगा। ऊष्मीय मतलब हीट प्रभाव आपको किस में मिलेगा, तो एक बल्ब भी हीट प्रभाव देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय प्रभाव में क्या होगा। चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आपका क्या होता है, चुंबक, पंखा देखे होंगे चुंबकीय प्रभाव से चलता है। फिर रासायनिक प्रभाव, देखिए विद्युत लेपन आप रासायनिक प्रभाव के द्वारा करते हैं। देखिए उसमें प्रभाव के अंतर्गत आ गया बल्ब, चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आ गया आपका पंखा, रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आ गया विद्युत लेप, और एक्स किरण हो गया हड्डियों का छाया। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ आपको मिल रहा है, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 देखिए कहाँ है, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4। तो आपका इस तरह ये डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस सेशन का कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर के 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। आप देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से
होकर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। देखिए 1 सेकेंड में कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको समझिए ये 15 नंबर क्वेश्चन को कि देखिए इसके इक्वल टू आप जानते हैं। देखिए Q इक्वल टू अभी जस्ट बताया कि I इंटू टी होता है और 1 सेकेंड में इसका मात्रक हो गया सेकेंड समय का और इसका I का मात्रक हो गया एम्पियर। तो 1 सेकेंड में कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। तो जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। वो कैसे, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना जानते थे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब 1 कूलम इज इक्वल टू निकाल दीजिए। तो जब 1 कूलम इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम लिखिएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यही डिवाइड करने के बाद आपका आता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18, यही आपका आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट इसी तरह का ऑब्जेक्टिव लेकर के। थैंक यू।